फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। ये उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको वे सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन केस आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शंस है बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से या फिर व्यक्तिक भिन्नता से। हर व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। किसी के सीखने का तरीका कैसा है, किसी की हॉबी क्या है, कोई एक दूसरे से अपनी अभिरुचि में अलग है, कोई बुद्धि में अलग है। तो ये सभी क्या चीज़ दर्शाते हैं, क्यों हम एक दूसरे से अलग है, ये दर्शाते हैं व्यक्तिक विभिन्नता को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 की यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिक भिन्नता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन है विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चों को, चाहे वो वंचित समूह से हो, उन सभी बच्चों को एक छत के नीचे सभी को शिक्षा प्रोवाइड कराना, यह है समावेशी शिक्षा। समावेशी जो वर्ड है इसका मतलब है कि सभी का समावेश होना चाहिए शिक्षा में। तो सेकंड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। ऑप्शंस है स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर अनुकूलन चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यानी कि जो थिंकिंग है वो बंधी हुई नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट जो आपकी थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई होती है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अपसारी चिंतन हमेशा सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ होगा। अपसारी चिंतन क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के विषय में एक से ज़्यादा तरीके से सोच पाते हैं, यह है अपसारी चिंतन। तो थर्ड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शंस है उन विद्यार्थियों को पदोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। सेकंड है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। थर्ड है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। और फोर्थ है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में पदोन्नत करना है। तो इसमें आपको बताना है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थी का आकलन किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड की शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं उसी तरह की शिक्षण पद्धतियों का यूज करके शिक्षक बच्चों को सिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता। ऑप्शंस है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, सेकंड है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, थर्ड है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण और फोर्थ है विषय वस्तु की केवल पुनरावृत्ति याद करने के आधार पर। इसमें आपको बताना है कि बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम इनमें से कौन सा नहीं बनाता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 की विषय वस्तु की केवल पुनरावृत्ति याद करने के आधार पर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शंस है बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, सेकंड है उनके अंकों में सुधार करना, थर्ड है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना और फोर्थ है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना।
तो जो दंड दिया जाता है, चाहे वो शाब्दिक हो या गैर शाब्दिक हो, उसका परिणाम क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड की बच्चों की स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट करना उसका परिणाम है। 7वां क्वेश्चन है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका ऑप्शंस है भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, सेकंड है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, थर्ड है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, और फोर्थ है एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। तो जो अध्यापिका है वो कमेटी के प्रधान को सभापति नहीं कहती, वो कहती है सभा अध्यक्ष। तो यह संकेत करता है कि जो अध्यापिका है वह लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? ऑप्शंस है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, सेकंड है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, थर्ड है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है, फोर्थ है कि शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, वो किस लिए आवश्यक है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड की यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार अवलोकित किया जाता है, दर्ज किया जाता है व उसमें सुधार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शंस है स्तर फोर्थ, स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड या फिर स्तर थर्ड। तो कौन से स्तर में बच्चों में नैतिकता नहीं होती, नैतिकता की अनुपस्थिति होती है? तो वो होगा स्तर फर्स्ट। जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर होता है कोहलबर्ग के सिद्धांत में के अनुसार, तो उसमें नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शंस है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सेकंड है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए कोई स्थान होना चाहिए, थर्ड है सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, और फोर्थ है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। इसमें आपको बताना है कि बच्चों के सामाजिकरण प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में कौन सा इनमें से सही नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट की बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, ऑप्शंस है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, सहारा देना या फिर पार्श्वीकरण। तो जो पुष्पा है उसे अपने आप किसी कार्य को करने में कठिनाई हो रही है, अगर कोई वयस्क या साथी उसे हेल्प करता है तो वो कार्य कर लेती है। तो इस हेल्प को, इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड सहारा देना, यानी कि स्कैफोल्डिंग कहेंगे। सेकंड है समीपस्थ विकास का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? स्कैफोल्डिंग वो सहारा है जो कोई वयस्क या फिर साथी वो कोई भी दे सकता है जो सहारा होता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ये वो क्षेत्र है जिससे ऊपर कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा जिससे ऊपर का कार्य बिना किसी सहायता से नहीं कर सकता, वो क्षेत्र है। और स्कैफोल्डिंग है सहारा देना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ऑप्शंस है आपके अध्यापक एवं साथी, सेकंड है साथी एवं माता पिता, थर्ड है माता पिता एवं भाई बहन, और फोर्थ है भाई बहन एवं अध्यापक।
तो इसमें आपको बताना है कि जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है तो उस समय उसे जानकारी कहाँ से मिलती है। तो बच्चा जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है वो अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के संपर्क में रहता है, उन्हीं से बच्चे को सारी जानकारी मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, माता पिता एवं भाई बहन, यानी कि पेरेंट्स और सिबलिंग के वो संपर्क में रहता है और वहीं से उसे सारी जानकारियाँ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तन बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस है आपके 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या फिर 11 से 18 वर्ष। तो इसमें आपको बताना है कि जो चाइल्डहुड है वो इनमें से कौन सा चाइल्डहुड को दर्शाता है, यानी कि बाल्यावस्था को दर्शाता है। फर्स्ट दिया है 18 से 24 वर्ष, ये कौन सी अवस्था होगी, ये होगी प्रौढ़ावस्था। सेकंड में है जन्म से 6 वर्ष, ये शैशवावस्था में आएगा। हालांकि इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था भी हो सकता है, लेकिन हमें इसमें से बेस्ट ऑप्शन पिक करना है। हमें क्वेश्चन को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें से दो ऑप्शन हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन बेस्ट जो होगा वो आपको इसमें से पिक करना है। थर्ड है 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था की श्रेणी में आती है। और फोर्थ है 11 से 18 वर्ष, ये होगी किशोरावस्था। तो 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, 6 से 11 वर्ष की जो अवस्था होगी वो बाल्यावस्था की श्रेणी में आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस है आपके, फर्स्ट है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सेकंड है सतत तथा असतत अधिगम, थर्ड है प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद, और फोर्थ ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। तो जो आर्जव है वह कहता है कि जो भाषा विकास है वो नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, लेकिन सोनाली कहती है कि वो परिवेश से प्रभावित होता है। तो ये कौन सी मुद्दों पर बहस है ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, ये प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद है, यानी कि नेचर नर्चर डिबेट है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेचर नर्चर डिबेट का ये क्वेश्चन आता है ये आपका ज़्यादातर सीटेट में बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है। पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव वाला जो आपका चैप्टर है उसमें हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शंस है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, सेकंड है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, थर्ड है प्रेरणा का संज्ञानवादी उपागम, और फोर्थ है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो जो विद्यार्थी है उन्हें स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना, ये किस चीज़ की ओर प्रतिबिंबित करता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो यहाँ आपके इस प्रैक्टिस सेट के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन केस अगर आपका किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।